लाल रंग का क्या है हमारा, कोलाइडी लिक्विड, मतलब द्रव कह सकते हैं, एक जीवित उत्तक है, मतलब कि एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्या है हमारा, वो है ब्लड। ठीक है, पहले हमने बेसिक जाना ब्लड के बारे में। यदि बात करें इसी की, तो रक्त क्या हुआ, रक्त हमने देखा रक्त एक संयोजी उत्तक है, वो भी कैसा, द्रव संयोजी उत्तक। उसके बाद बात करें इसके पीएच वैल्यू की, तो इसकी पीएच वैल्यू होती है हमारी 7.4। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, यदि 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय। तो क्योंकि इसकी वैल्यू 7.4 है, इसलिए रक्त क्या होता है, रक्त होता है क्षारीय। यदि बात करें स्वस्थ मानव के अंदर कितना रक्त पाया जाता है, तो स्वस्थ मानव के अंदर 5.5 लीटर या 5 से 6 लीटर बोल सकते हैं, तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है मानव के अंदर। यदि बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में आधे लीटर पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। यदि बात करें हमारी बॉडी के कुल भार का 7% होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें ह्यूमन ब्लड, तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, पहला टॉपिक आ जाएगा इसके अंदर हमारा रक्त संचार, मतलब कि रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसकी खोज किसने की थी, विलियम हार्वे, जो कि हम स्लाइड में आगे देख सकते हैं किसने खोज की थी, विलियम हार्वे। यदि ब्लड ग्रुप की बात करें तो वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, लेकिन बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र की तो ये किसने की थी, विलियम हार्वे। ठीक है, और यदि इसी के अंदर हम देखें कि ये कैसे, मतलब कि रक्त कैसे जाता है, यदि बात करें हार्ट, सबसे पहले हार्ट से कहां जाएगा हमारा ऑरेटा, क्या बोलते हैं जिसे, जिसे हम महाधमनी बोलते हैं। उसके बाद कहां जाएगा, धमनी में, मतलब कि आर्टरी में। उसके बाद छोटी धमनी, मतलब कि आर्टरॉयल में। उसके बाद कोशिका, जो हमारी सेल्स हैं बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, उनके अंदर जाएगा। उसके बाद हमारी जो छोटा सिरा है, मतलब कि जो हमारा वेनलेट है, उसके अंदर जाएगा। वेनलेट के बाद सिरा, मतलब कि वेन्स के अंदर जाएगा। उसके बाद महासिरा, मतलब कि वेना कावा। उसके साथ फिर अगेन हार्ट। यही साइकिल क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम क्या, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इसके अंदर वेन्स भी होंगी, आर्टरीज भी होंगी। ठीक है, यदि बात करें हम आर्टरीज की, तो आर्टरीज जैसा कि हम जानते हैं पूरे के पूरे शरीर में जो हमारा शुद्ध खून है, ब्लड है, उसे ले जाने का काम कौन करती है, आर्टरीज। और अशुद्ध ब्लड को लाने का काम कौन करता है, वो करती है वेन्स। यदि बात करें इनकी, ये जो आर्टरीज है, इसका कलर कैसा होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र का जो हमारा फिगर है, डायग्राम है, उसके अंदर इनका कलर होता है लाल। ठीक है, इनमें वाल्व नहीं पाया जाता। जबकि बात करें सिराओं की, वेन्स की, तो इसमें वाल्व पाया जाता है। ठीक है, अब यदि बात करें इसी में अपवाद भी है। यदि बात करें आर्टरी, धमनी के अंदर भी एक अपवाद है, फुसफुस धमनी, जो कि अशुद्ध ब्लड लेके जाएगी। और यदि बात करें सिरा की, तो उसके अंदर भी क्या होगा, उसके अंदर भी हमारा एक सिरा होगी, फुसफुस सिरा। तो वो क्या होगी, वो ऐसी है जो कि अशुद्ध ब्लड लेके जाएगी। ठीक है, वो देखेंगे हम रक्त परिसंचरण के अंदर। फिर बात करें हम ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ब्लड के अध्ययन को बोलते हैं हम हेमेटोलॉजी। ठीक है, और जो क्या करता है, रक्त का क्या करता है, स्टडी करता है, उसे बोलते हैं हेमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, वो हम देख सकते हैं। उसके बाद बात करें हम आगे रुधिर परिसंचरण, जो कि हम बोल चुके, सर्कुलेटरी सिस्टम, खोज किस लिए, विलियम हार्वे ने। ठीक है, इसी के अंदर वो सारी जितने भी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वो सारी इसी के अंदर कवर करेंगे हम। ठीक है, तो कहां से स्टार्टिंग होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, कहां से स्टार्टिंग होती है, अशुद्ध ब्लड, जो हमारा अशुद्ध खून है, अशुद्ध रक्त है, मतलब कि इम्प्योर ब्लड है, वो कहां से स्टार्टिंग होगी, उसकी महाशिरा से। फिर वो महाशिरा से दाहिने अलिंद में, फिर दाहिने अलिंद से दाहिने निलय में, फिर फुसफुस धमनी, उसके बाद फेफड़ा, फिर फुसफुस सिरा, उसके बाद बायां अलिंद, फिर बायां निलय, फिर महाधमनी, उसके बाद धमनी, उसके बाद छोटी धमनी, उसके बाद कोशिका जो कि सेल है, उसके बाद छोटा सिरा, फिर महासिरा। यही साइकिल क्या होगी, रिपीट होगी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो हमारा जो आर्टरीज है वो रेड कलर से, लाल कलर से दिखाई जाएंगी, और जो सिराएं हैं वो हमारी इसके अंदर किससे, वो हमारे नीले कलर से, मतलब हल्का नीले कलर से दिखाई जाएंगी वेन्स, सिराएं। यदि बात करें, ये हम देख चुके कि 7% बॉडी के वेट का कितना, 7% हमारा क्या होता है, हमारे अंदर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, और कैसा टिश्यू है हमारा, ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। ठीक है, उसके बाद बात करें रुधिर के पीएच वैल्यू की, तो पीएच वैल्यू क्या होगा, 7.4। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि अम्ल की बात करें, तो अम्ल 7 से, यदि हमारी पीएच की वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच की वैल्यू 7 से कम है, तो 7 से कम है तो हो जाएगा हमारा एसिड। ठीक है, और यदि 7 से ज्यादा है तो वो हो जाएगा हमारा क्षार, मतलब कि बेस। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं 7.4 है ब्लड का, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा क्षारीय। उसके बाद बात करें रुधिर में, तो रुधिर को हीमोसाइटोमीटर द्वारा, क्या एक यंत्र है जिसके द्वारा मापा जाता है कि कितना ब्लड है, मतलब कि कितना ब्लड है हमारे अंदर, वो किससे पता चलेगी, वो आ जाएगा हमारा हीमोसाइटोमीटर। ये लिखा हुआ है मीटर, यहां पे रह आएगा मीटर। ठीक है, उसके बाद बात करें मनुष्य के अंदर कितना पाया जाता है, यदि बात करें मेल के अंदर, तो मेल के अंदर 5 से 6 लीटर पाया जाता है। यदि बात करें फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर आधा लीटर कम मान लो,
मतलब कि पुरुष की अपेक्षा, तो पुरुष की अपेक्षा आधे लीटर कम होगा ब्लड किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। ठीक है, बात करें रुधिर के निर्माण की। ठीक है, तो रुधिर का निर्माण यदि बात करें एडल्ट के अंदर, तो एडल्ट के अंदर जो ब्लड है हमारा, रक्त का जो निर्माण होगा वो होगा अस्थि मज्जा में। ठीक है, किसके अंदर होगा, बोन मैरो के अंदर। ठीक है, अस्थि मज्जा। ठीक है, उसके बाद बात करें यदि बच्चों के अंदर, तो जो बच्चे हैं, जो भ्रूण है, जो बच्चा है, उसके अंदर होगा हमारा मीसोडर्म में, मतलब कि बोल सकते हैं यकृत के अंदर, मतलब कि लीवर के अंदर क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। यदि बात करें इसी में, तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ब्लड बैंक जैसा कि हम जानते हैं प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन, इसे क्या बोलते हैं हम, ब्लड बैंक। जहां इसे एक तरीके से बोल सकते हैं हम आरबीसी का कब्रिस्तान। तो आरबीसी का कब्रिस्तान पूछे तब भी यही आएगा, इसे हिंदी में तिल्ली बोल देते हैं, या स्प्लीन, या फिर प्लीहा। ठीक है, यदि बात करें इसी के अंदर, तो वो आ जाएगा हमारा यूनिट ब्लड। तो ब्लड में देखें 1 यूनिट ब्लड, तो 1 यूनिट ब्लड डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हो सकता है। यदि बात करें हम इसी ब्लड की, तो ब्लड के अंदर क्या होगा, जो चीजें हमने इसके अंदर देखी हैं, तो यहां दे रखा है जैसे कि 450 से लेके हमारा 350 से लेके 400। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। यदि बात करें हम होल ब्लड की, तो होल ब्लड तो होगा हमारा 450 ml से लेके 500 ml तक, तो उसे बोलते हैं होल ब्लड। मतलब उसके अंदर आरबीसी भी होंगी, डब्ल्यूबीसी भी होंगी, प्लेटलेट्स भी होंगी और प्लाज्मा भी होगा, उसे बोलते हैं होल ब्लड। तो उसकी एक यूनिट बराबर होती है 450 से 550 ml तक। लेकिन यदि बात करें हम इसी के अंदर हम बात करें हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की, मतलब कि FFP, क्या बोलते हैं इसे, FFP, मतलब कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसे बोलते हैं हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसके अंदर प्लाज्मा भी होगा। तो इसकी एक यूनिट बराबर होती है हमारी 200 ml तक। ठीक है, यदि बात करें हम आरबीसी एडिटिव सॉल्यूशन की, तो आरबीसी एडिटिव सॉल्यूशन के अंदर होती है हमारी एक ही यूनिट 350 ml के बराबर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में एक यूनिट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, यदि बात करें मनुष्य के शरीर में, ये हम देख चुके, जल है, ये गलती से हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा हमारा 5 से 6 लीटर क्या आएगा, इसके अंदर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, और वो भी देख चुके हैं, महिलाओं के अंदर क्या पाया जाएगा, आधा लीटर कम पाया जाएगा, क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की भी मात्रा कम होती है। यदि बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है महिलाओं के अंदर, तो महिलाओं के अंदर और पुरुषों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू में पाया जाएगा। यदि बात करें हम पुरुषों के अंदर, तो पुरुषों के अंदर लगभग 14 ग्राम पर डेसीलीटर, और महिलाओं के अंदर 13 ग्राम पर डेसीलीटर के करीब पाया जाएगा। ठीक है, तो जो यूनिट मेंशन है यहाँ पे, इसे हम कह सकते हैं 14 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, और ये भी इसकी यूनिट भी क्या है, फीमेल के अंदर 10 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर ये पाया जाएगा। हमारा क्या है, ये है मात्रा किसकी, हीमोग्लोबिन के स्तर की। ठीक है, तो ये भी देख लिया। यदि बात करें इसी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही क्या होता है, एनीमिया, मतलब कि एरक्ता, रक्त की कमी, ये एक रोग होता है, क्या है इसका नाम, एनीमिया या फिर एरक्ता। ठीक है, ये रोग हो जाता है किसकी कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से। यदि बात करें हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन क्या है, इसी के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, हमारा वो आयरन। ठीक है, आयरन मतलब कि लोहा भी इसी के अंदर पाया जाता है। बात करें हीमोग्लोबिन की, तो इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना, परिवहन करना। ठीक है, और आरबीसी में क्या पाएगा, जो हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल, इसके अंदर ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है, हमारा कलर जो होता है वो होता है लाल। ठीक है, इसी के अंदर हमने ये भी बता दिया कि क्या होता है, लोहा पाया जाता है, मतलब कि आयरन इसी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में बात करें तो ब्लड के कार्य, तो ब्लड का कार्य में देखें तो पहला ब्लड का कार्य क्या है हमारा, तो वो है पहले उत्सर्जन पदार्थ का परिवहन करना। ठीक है, दूसरा काम है हमारा गैस, जो हमारी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब कि ऑक्सीजन वाला पोर्शन शरीर के बॉडी के सभी पार्ट में पहुंचाना, और कार्बन डाइऑक्साइड को पार्ट से, मतलब सेल से कहां तक लाना, हमारे फेफड़ों तक लाना। ये काम किसका है, ये काम आ जाएगा हमारा किसका, ब्लड का ही। बात करें पोषक पदार्थों के परिवहन की, तो पोषक पदार्थों का परिवहन भी कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। उसके बाद बात करें ताप नियंत्रण की, टेम्परेचर कंट्रोल की, तो ये भी किसका काम है, ब्लड का। ठीक है, और रक्त में मतलब रक्त हार्मोन, जो ब्लड हार्मोन से को शरीर के उपयुक्त स्थानों तक पहुंचाना, ये भी काम किसका है, हमारा ब्लड का। ये भी किसके थ्रू जाएंगे, ब्लड के थ्रू जाएंगे। तो ये क्या है, ब्लड के कुछ कार्य हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें नेक्स्ट हम, तो ब्लड कितनी अमाउंट में पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, वो देखते हैं। तो यदि बात करें ब्लड की, तो ब्लड के मेनली तो 2 पार्ट हैं, एक तो प्लाज्मा, दूसरा होगा हमारा रुद्राणु, मतलब कि रक्त कण, मतलब कि बोल सकते हैं ब्लड कार्पल्स या ब्लड सेल। ठीक है, तो इसके अंदर यदि हम देखें, जैसा कि हम देख सकते हैं सामने, तो इसके अंदर यदि बात करें ब्लड सेल या ब्लड कार्पल्स, तो ये तो होंगे 45%, और प्लाज्मा जो कि ये क्या है, हमारा लिक्विड है। ठीक है, तो प्लाज्मा 55%।
ठीक है, तो जो ब्लड सेल है, ब्लड सेल के अंदर क्या क्या पाया जाएगा वो देख लेते हैं। वो होगा रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स, दूसरा व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल, और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी की बात करें तो लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो श्वेत रुधिर कणिकाएं, ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें तो इसे बोलते हैं रक्त बिंबाणु। ठीक है, यदि बात करें इनके साइंटिफिक नेम की तो आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स की बात करें तो थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, वो आगे देखेंगे इनकी संख्या कितनी होती है, जैसे आरबीसी की संख्या कितनी होगी 50 लाख। ठीक है, यदि बात करें डब्ल्यूबीसी की तो 10,000, प्लेटलेट्स की कितनी होगी 3 से 4 लाख। ठीक है, कितने दिन की इनका यदि बात करें जीवन काल कितना होगा तो आरबीसी का कितना होगा 12 दिन, 10 से 12 दिन, डब्ल्यूबीसी का 3 से 4 दिन, और प्लेटलेट्स का 6 से 7 दिन। ठीक है, तो ये आ जाएगा काल, वो तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये कवर कर लिया हमने। इसके अंदर अब आते हैं हम डिटेल में कवर करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सबको। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, जैसे कि हमने यहां देखा प्लाज्मा, तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा कुछ नहीं है, ये रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसके अंदर 90% क्या होगा, जल पाया जाएगा। ठीक है, 10% जो बचा उसके अंदर प्रोटीन भी आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी आ जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा के अंदर ही एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है फाइब्रोनोजिन। ठीक है, या फिर प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि मदद करते हैं हमारे अंदर रक्त का थक्का जमाने के लिए। ठीक है, मतलब कि रक्त का थक्का जमाना मतलब कि ब्लड क्लोटिंग में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये भी क्या है, इसमें भी कौन हेल्प करेगा हमारा, इसमें भी हेल्प करेगा हमारा प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि प्लाज्मा जो ये हमारा प्लाज्मा, इसके अंदर से यदि हम क्या रिमूव कर दें, इस प्लाज्मा के अंदर से हम फाइब्रोनोजेन जो नामक प्रोटीन है इसे निकाल दें, तो ये जो बचेगा इसे बोलते हैं हम सीरम। ठीक है, सीरम बोलेंगे। ठीक है, इसी का यूज होता है बीमारियों की जांच, जो बीमारियों की जांच करने के लिए हम निकालते हैं ना प्लाज्मा के अंदर से, तो वो सीरम ही निकालते हैं जिसके अंदर फाइब्रोनोजिन नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट, अब स्टडी करते हैं हम डिटेल में कि आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। ठीक है, बात करें सबसे पहले आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, सबसे पहले साइंटिफिक नेम, आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा हमारा, जैसा कि मैं बता चुका पहले, क्या हो जाएगा हमारा, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसकी खोज किसने की, एंटीवॉन लियोनहॉक। ये हमने कहा बायोलॉजी के अंदर और कहीं भी पढ़ा था, कहां, यदि बात करें रॉबर्ट हुक ने खोज की थी हमारे मृतक सेल की, मृतक कोशिका की, मतलब कि डेड सेल की, लेकिन एंटीवॉन लियोनहॉक ने की थी हमारी जीवित कोशिका की। ठीक है, तो ये किसके जनक हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी के भी जनक हैं, एंटीवॉन लियोनहॉक। ठीक है, और यहां किसकी खोज की है इन्होंने की है हमारी आरबीसी की खोज। उसके बाद बात करें निर्माण, तो आरबीसी का निर्माण कहां होता है हमारा, अस्थि मज्जा मतलब कि बोन मैरो के अंदर। ठीक है, और बात करें बच्चों के अंदर, जो भ्रूण है हमारा, भ्रूण के अंदर कहां होता है हमारा रक्त का निर्माण या आरबीसी का, तो वो निर्माण की बात करें तो आरबीसी के निर्माण में कहां बताया था, वो होता है यकृत के अंदर। ठीक है, लीवर के अंदर। और मृत्यु की बात करें तो वो कहां होती है, ठीक है, तो बच्चों के अंदर क्या हो जाएगी, बच्चों के अंदर वही यकृत। और यदि बात करें मृत्यु कहां होगी तो वो होगी प्लीहा, इसे क्या बोला था, स्प्लीन, तिल्ली। ठीक है, प्लीहा कुछ भी बोल दो, तो क्या होगा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो वो भी प्लीहा आ जाएगा, प्लीहा बोल दो, स्प्लीन बोल दो, या फिर हमारा क्या आ जाएगा, तिल्ली। ठीक है, ये सब किसके नाम है, ये आरबीसी के नाम है। यदि आरबीसी के अंदर ही देखें हम तो 99% आरबीसी के अंदर जो होगा वो टोटल आरबीसी पाया जाएगा, मतलब आरबीसी के भाग होगा। ठीक है, पूरे रुधिर के अंदर जो हमारा रक्त है उसके अंदर मैक्सिमम जो रुधिराणु है सब में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे आरबीसी, मतलब कि रेड ब्लड कार्पल्स ही पाए जाएंगे। ठीक है, लगभग इनकी संख्या होती है 50 लाख, मतलब कि बोल सकते हैं सिंपल भाषा में 5 मिलियन। ठीक है, यदि बात करें आरबीसी में, तो आरबीसी में केंद्रक और लाइजोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, तभी तो हम जिस टाइम पे वो लेते हैं, मतलब कि सैंपल लेते हैं ब्लड का, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, हम नाखून से ले सकते हैं, प्लाज्मा का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि केंद्रक नहीं होता इसी वजह से क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, मतलब कि डीएनए भी नहीं आएगा, क्योंकि डीएनए कहां पाया जाता है हमारे केंद्रक में, केंद्रक होता नहीं है आरबीसी के अंदर। कुछ इसमें एक्सेप्शन है, जैसे लामा हो गया, कैमल ऊंट हो गया, इनके अंदर आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। उसके बाद बात करें जीवन काल, तो इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। ठीक है, यदि जीवन काल की बात करें तो जीवन काल हो जाएगा 120 दिन। ठीक है, फिर निर्माण में सहायक प्रोटीन, तो क्या किस किस के में, एक तो प्रोटीन हो गया, विटामिन B12 हो गया और फॉलिक एसिड। ठीक है, इसके निर्माण में सहायक होता है। बात करें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका लाल कलर होता है। उस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, हीमो का मतलब ही होता है लोहा या फिर आयरन। ठीक है, इसका मतलब क्या है हमारा, हीमो का मतलब आयरन कंपाउंड, मतलब इसके अंदर क्या पाया जाएगा, Fe आयरन। ठीक है, बात करें आरबीसी की संख्या, तो उसे क्या बोलेंगे, किसके द्वारा नापी जाती है आरबीसी की संख्या, तो वो आ जाएगा पीछे हम देख भी चुके, हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, बात करें आरबीसी की कमी से होने वाले रोग, तो क्या है, एरक्तता। एरक्ता मतलब कि एनीमिया, जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, एनीमिया हो गया, जैसे पीलिया हो गया, पीलिया क्या मतलब जॉन्डिस, ये भी किसी कमी से होगा।
आरबीसी की कमी से होगा। तो ये कुछ रोग हैं जो किसकी कमी से होते हैं, आरबीसी की कमी से, ठीक है। और यदि बात करें इसी में ही, जैसे कि मैंने बताया कि यदि मनुष्य की एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण, वो होगा हमारा कहाँ पे, अस्थि मज्जा बोन मैरो के अंदर। लेकिन यदि बात करें बच्चों की, भ्रूण की, तो भ्रूण का लीवर के अंदर होगा। लेकिन मृत्यु कहाँ होगी उसकी, वो होगी स्प्लीन मतलब कि तिल्ली के अंदर, जिसे बोलते हैं ग्रेवयार्ड मतलब कि कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है। आरबीसी का मुख्य काम की बात करें तो मुख्य काम भी क्या होगा, आरबीसी का मुख्य काम होंगे जैसे कि मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना, परिवहन करना, ठीक है। तो वो हम पहले भी देख चुके हैं। यदि बात करें आकार की, तो उनका आकार कैसा होगा, जैसा कि आप देख सकते हो पिक्चर में, कैसा होगा आकार होगा इनका, गोल, ठीक है। उसके बाद बात करें ऊंचाई पर जाने पर, नॉर्मल सी बात है, ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, इसका आकार कैसा हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, इंक्रीज बढ़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बात करें यदि रुधिर का 90 to 99% भाग क्या होता है, वो यही होता है आरबीसी, सबसे ज्यादा मात्रा में आरबीसी पाया जाता है। और इसके अंदर क्या नहीं होता, जैसा कि हम बता चुके, लाइजोसोम्स और केंद्रक मतलब कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें केंद्रक, जैसा कि हमने अभी बताया, तो इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, लाइजोसोम्स नहीं पाया जाता। इसके कुछ अपवाद भी है जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो उसके अंदर आ जाएंगे हमारा ऊंट और लामा, ठीक है। इनके आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद बात करें आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये देख चुके, लोहे रंजक बोलते हैं जिसका, हीमो का मतलब ही होता है हीमोपिगमेंट है, ठीक है। और रेड क्या है, उसका कलर है, ठीक है। हीमो का मतलब क्या हो गया, आयरन, मतलब कि इसके अंदर एफ ई आयन पाया जाएगा, ठीक है, जिसके कारण ब्लड का कलर क्या होगा, रेड होगा, ठीक है। ग्लोबिन का मतलब क्या है, प्रोटीन, मतलब कि आयरन युक्त प्रोटीन है, किसका मतलब, हीमोग्लोबिन का शाब्दिक करते हैं एक तरीके से। काम क्या है इसका, काम हम देख चुके पहले, किसका परिवहन करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ये आरबीसी का क्या है, हमारा काम है, ठीक है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, ये क्या है हमारा, ये है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हमारा आरबीसी है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बताया स्टार्टिंग बताया, ये जो ब्लू कलर है, ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं हमारे, ये क्या है, ये है हमारी सिराएं, ठीक है। और ये जो हमारे रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारी क्या, धमनी मतलब कि आर्टरीज। तो आर्टरीज क्या है, आर्टरीज क्या होंगी, लाल कलर की होंगी, जबकि सिराएं क्या होंगी हमारी, ब्लू कलर की। तो ये क्या है, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। यदि बात करें आर्टरीज की, जो लाल कलर की धमनियां हैं, धमनी के अंदर क्या होगा, शरीर की अधिक गहराई तक जाएगा ब्लड इनके अंदर, ठीक है। और जो प्रेशर है, दाब है, मतलब कि इनके रक्त का जो दाब है, स्पीड है, दोनों क्या होंगी, इसके अंदर अधिक होंगी। क्योंकि क्या, हम हार्ट से कहां भेज रहे हैं, बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर, मतलब कि पार्ट्स के अंदर, जो बाकी के पार्ट्स हैं, सेल्स के थ्रू कहां भेज रहे हैं, पूरी बॉडी के पूरे पार्ट्स के अंदर भेज रहे हैं। इसका मतलब स्पीड ज्यादा होगी, जब तो बोलते हैं, लिखते हैं ना वो नॉर्मल भाषा में 120/80, इसका मतलब 120 mm ऑफ एचजी से क्या हुआ, वो सिस्टोलिक, ठीक है। और लौटते टाइम क्या आया, 80 mm ऑफ एचजी के प्रेशर से आया, उसे बोलते हैं डायस्टोलिक, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे भी, ठीक है। तो वो देखा, जो ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये मैंने बता दिया वेन्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, कम गहराई होगी, कम स्पीड होगी आते टाइम, ब्लड जाते टाइम हार्ट से बॉडी के सभी भागों में जाते टाइम तो स्पीड ज्यादा होगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लाल रंग की दिखाई देंगी, ठीक है, इसमें कोई वाल्व यूज नहीं होगा, ठीक है। हृदय से लेके मतलब हार्ट से लेके शरीर के बाकी के अंगों तक जाएगा, ठीक है। मतलब कि शुद्ध ब्लड, मतलब कि आर से, रेड कलर से हम देख सकते हैं, इसमें किसका होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि शुद्ध ब्लड का प्रवाह होगा हमारा आर्टरीज, धमनियों के अंदर। बात करें ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, जो सिराएं हैं, ठीक है, तो सिराएं जो दिखाई दे रही हैं, इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह, मतलब कि अशुद्ध ब्लड का। इसके अंदर अपवाद भी होंगे, वो फुसफुस धमनी, फुसफुस सिरा, ठीक है, तो वो अपवाद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सर्कुलेशन है, मतलब हार्ट से महाधमनी मतलब ऑर्टा, उसके बाद आर्टनी मतलब कि धमनी, उसके बाद छोटी धमनी मतलब कि ऑर्ट्रॉइल, फिर उसके बाद कोशिका मतलब सेल, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वेनलेट मतलब कि छोटी सिरा, उसके बाद वेन मतलब सिरा, फिर महासिरा मतलब कि वेना कावा, फिर उसके बाद हार्ट। तो यही सर्कुलेशन क्या होगा, यही हमारा रिपीट होता रहेगा। जैसे कि बात करें सबसे पहले कहाँ आएगा, जैसे मान लिया ये हार्ट है, तो हार्ट से चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। और हार्ट के बाद क्या आएगा, हार्ट से चला, फिर उसके बाद पूरा सर्कुलेशन वही, पहले महासिरा, फिर दाहिनी अलिंद, फिर दाहिना निलय, उसके बाद फुसफुस धमनी, उसके बाद फेफड़े, फिर फुसफुस सिरा, फिर बायां अलिंद, फिर बायां निलय, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, फिर उसके बाद कोशिका, कोशिका के बाद छोटी सिरा, फिर सिरा, महासिरा और दाहिनी अलिंद। यही क्या होगा, यही चीज रिपीट होती जाएगी, कहाँ, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर की। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन हमें इतने डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है ब्लड। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, तो वो 3 टाइप का हो सकता है मेनली। क्या क्या, यदि बात करें उसकी, तो एक तो होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और तीसरा होगा मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम।
मिक्स्ड। अब इनका मतलब क्या है, ठीक है। यदि बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी प्रेशर के, मतलब बिना किसी दबाव के क्या है, बहेगा। जैसे मान लिया, इसके कुछ एग्जांपल, जैसे मान लिया तिलचिट्टा हो गया जो कि आर्थ्रोपोडा संघ का है, घोंगा हो गया जो कि मोलास्का संघ का है, ठीक है। बात करें क्लोज, ठीक है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसके अंदर क्या होगा, रक्त नलियों के माध्यम से बहेगा, जैसा हमारे अंदर बहता है, मतलब कि मानव हो गया, स्तनधारी, केंचुआ वगैरह हो गए। मिक्स की बात करें तो इसमें निश्चित दाब से भी बहेगा, ठीक है, और नॉर्मल तरीके, मतलब कभी कभार विपरीत दिशा में बहेगा, तो उन्हें बोलते जैसे मछली, मेंढक हो गया ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कुछ ओवरव्यू देख लिया। उसके बाद आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल पे, मतलब कि व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रुधिर कोशिकाएं या कणिकाएं। बात करें साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम सबके हमने स्टार्टिंग में देखे थे, तो इसका नाम क्या है साइंटिफिक नेम, ये है हमारा ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट। यदि बात करें इनकी संख्या, तो 8000 से 10,000 के बीच होती है इनकी संख्या, ठीक है। और कहां पे इनका निर्माण होता है, तो वो वहीं होता है जहां पे आरबीसी का होता है, बोन मेरो, अस्थि मज्जा के अंदर। बात करें इनकी मृत्यु, मतलब जो लाइफ है, वो 2 से 3 दिन होती है। यकृत कहां पे, रक्त में ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से, व्हाइट ब्लड सेल की वजह से हमारी क्या होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, मतलब कि क्या करता है, इसका काम क्या है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना या घाव को भरना। ये काम किसका है, हमारा व्हाइट ब्लड सेल का, ठीक है। यदि बात करें आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो, मतलब कि आरबीसी किस अमाउंट में पाए जाते हैं, मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी की बात करें तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो, ठीक है, तो किस रेशियो में पाए जाते हैं, ये एक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये होगा 600:1, ठीक है, इस रेशियो में। यदि बात करें इसी में प्लेटलेट्स और होता, तो प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी के बीच में रेशियो होता 44:1। ये भी सीधा सीधा याद रखना, रेशियो किस अमाउंट में पाए जाते हैं ये ब्लड के अंदर, ठीक है। तो जैसे मान लिया, हमने देख लिया कि क्या करता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद यदि इसके काम की बात करते हैं, इसके अंदर कई प्रकार के क्या पाए जाएंगे, हमारे एक तरीके से प्रोटीन पाए जाएंगे। जैसे मान लिया, इसी के अंदर जो सारा काम बीमारियों से लड़ना है, रोगों से हमारी रक्षा करना है, वो सारे काम किसके हैं, वो सारे काम हमारे इसी के ही हैं, ठीक है। यदि बात करें इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, जैसे मान लिया एजोफिल पाया जाता है, बेजोफिल पाया जाता है, न्यूट्रोफिल पाया जाता है, तो ये बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं, मतलब कि जो हमारे अंदर बैक्टीरिया, उनसे लड़ने का काम करते हैं। बात करें मोनोसाइट पाया जाएगा इसके अंदर, देखते हैं आगे ये रहा। यदि बात करें एंटीबॉडी बनाना, इन्फेक्शन से लड़ना, डिसीज से बॉडी को बचाना, ये सारे काम किसके हैं, ये सारे काम हमारे हैं डब्ल्यूबीसी के, ठीक है। तो वो हमने देख लिया। रेशियो क्या है इनका, रेशियो मैं बता चुका, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होगा, 600:1, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी कमी से होने वाले रोग, जैसे एड्स, एड्स किसकी कमी से होता है, HIV, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी वायरस। उसके बाद ब्लड कैंसर की बात करें तो ये भी डब्ल्यूबीसी की कमी से होगा। विटामिन ए, रक्त में डब्ल्यूबीसी बढ़ता है, किसके कारण, ये भी क्या है हमारा, ये डब्ल्यूबीसी, मतलब व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे, जैसे बात करें इसके अंदर जो सेल्स की बात करें तो वो क्या आएगा, ये आगे। यहां बात करें हम इनकी, तो सबसे पहले बात करें एजिनोफिल, ठीक है, बीजोफिल और न्यूट्रोफिल, ये बैक्टीरिया का भक्षण करने के काम आते हैं। उसके बाद बात करें मोनोसाइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करें मोनोसाइट, तो सबसे बड़ा भाग इसी का होगा, मोनोसाइट्स का ही। काम क्या करता है, आकार में भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और काम क्या है, काम वही हमारा जो पीछे देखा है, मतलब कि इसमें बैक्टीरिया का भक्षण और इम्यूनिटी बढ़ाना, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और जो बीमारियां हैं उनसे लड़ना। बात करें लिम्फोसाइट, तो सबसे बड़ा पूछा तो मोनोसाइट, सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो वो होगा लिम्फोसाइट, ठीक है। तो इनका काम क्या है, लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट का काम है हमारा एंटीबॉडियों का निर्माण करना और जीवाणुओं को नष्ट करना, ये काम किसका है, हमारा लिम्फोसाइट का। अब लिम्फोसाइट के अंदर भी हम दो चीज देखेंगे, एक होता है हमारा टी लिम्फोसाइट, एक होता है हमारा बी लिम्फोसाइट, ठीक है। इनका मुख्य काम यही है कि बीमारियों से लड़ना, ठीक है। और इनमें भी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में बीमारियों से लड़ने का काम, प्रतिरक्षा का काम किसका है, टी सेल का, सबसे छोटा भी यही है, ठीक है। और जब HIV हो जाता है इंसान को, ठीक है, तो उस टाइम पे टी सेल ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से। तो सबसे मेन रीजन भी उसका क्या है, हमारा टी लिम्फोसाइट। उसके बाद बात करें मोनोसाइट्स का आकार सबसे बड़ा होता है, हम देख चुके। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षण कहलाती है, जो निर्माण करता है वही क्या है, जैसे एंटीजन आया, मतलब कि हम बोलते हैं पैथोजन। पैथोजन का मतलब क्या है, पैथोजन है सारे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया, ये सब पैथोजन है। लेकिन उनका वो पार्ट जो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। बैक्टीरिया तो हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ नहीं होते। जो हानिकारक है उन्हें बोलते हैं हम एंटीजन, मतलब कि रोगाणु। तो उनसे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी जनरेट हो रही है हमारे अंदर, वो भी किसके कारण होगी, लिम्फोसाइट के कारण ही होगी। उसे बोलते हैं हम रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी है वो, ठीक है। तो वो भी किसके कारण है, हमारा डब्ल्यूबीसी के कारण। उसके बाद बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स के अंदर भी बहुत सारी, इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में बिम्बाणु बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट,
ठीक है। अब रक्त में थक्का बनाने में मदद करता है यही थ्रोम्बोसाइट ही, ठीक है। रक्त में जो बहाव है, रक्त का जो बहाव है उसे रोकने का काम भी यही करेगा। कैसा होता है? रंगहीन होता है। यदि बात करें इसकी एज की तो कितनी होगी? एज होगी हमारी 8 से 12 दिन, मतलब कि लाइफ जो होगी इसकी वो होगी 8 से 12 दिन। कहाँ पे निर्माण होता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो के अंदर ही होगा, ठीक है। मृत्यु कहाँ होगी? रक्त में इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। इसका आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस जैसा होगा, ठीक है। केंद्रक इसके अंदर भी नहीं पाया जाता, WBC के अंदर भी नहीं पाया जाता केंद्रक, और ना ही प्लेटलेट जो हमारे बिंबाणु है थ्रोम्बोसाइट इसके अंदर भी नहीं पाया जाता। यदि इसी में बात करें इनकी संख्या की तो 2 से 3 लाख, ठीक है, इसकी क्या होती है? संख्या होती है। यदि बात करें इसमें डेंगू, जैसे मान लिया डेंगू बीमारी, डेंगू चिकनगुनिया में क्या हो जाती है? ये बहुत कम हो जाती है, 40,000 तक पहुंच जाती है, ठीक है। कार्य क्या है? तो कार्य की बात करें तो इसका प्लेटलेट्स के कार्य, ठीक है, प्लेटलेट्स के कार्य है रक्त, पचे भोजन का पदार्थ में परिवहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये हम देख चुके। उसके बाद प्लेटलेट्स में आते हैं हम, केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है, ठीक है जी, ये हो गया। स्तनधारियों में पाए जाते हैं हमारे क्या? प्लेटलेट्स। उसके बाद बात करें इसके कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, केवल डीएनए होता है, ठीक है। केंद्रक देख लिया हम, न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन डीएनए होता है। उसके बाद शरीर में प्लेटलेट्स आवश्यकता से अधिक होने पर रक्त का थक्का जमना शुरू हो जाता है, जिससे दिल के दौरे की आशंका बढ़ जाती है, मतलब कि दिल के दौरे की आशंका बढ़ जाएगी यदि हमारे अंदर क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा मात्रा में रक्त के थक्के जम रहे हैं, ठीक है। इससे बहुत बड़ी बीमारी भी पनप सकती है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कैसे हमारा क्या होता है, रक्त का थक्का कैसे जमता है, उसके अंदर हम देख लेंगे, ठीक है। यदि बात करें इसी में हम लसिका भी देखेंगे। लसिका क्या होती है? लिम्फ होती है, मतलब कि वही हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन नहीं होता तभी ये क्या लगता है? पीला लगता है। तो वो जो लसिका है वो भी इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। रक्त का थक्का कैसे जमता है वो भी देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं कार्य। तो यदि बात करें कार्य, प्लेटलेट्स के कार्य, तो रक्त का थक्का बनाना मतलब ब्लड क्लोटिंग करना, ठीक है। शरीर के कट जाने पर रक्त का बहाव को रोकना, ठीक है। फिर उसके बाद यदि बात करें, पहले ये देख लिया रक्त का थक्का बनाना, उसके बाद हमारा शरीर को शक्ति प्रदान करना, ये देख लिया। बात करें रोग तो डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? एंडीज ज़ेप्टी मच्छर के काटने से होता है। मानव शरीर में रक्त हेपरीन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता, ठीक है। लेकिन यदि जब एयर की कांटेक्ट में आ जाता है तो ये क्या हो जाता है? ये हमारा जमना बंद हो जाता है। इसी की कमी से होता है हमारा हीमोफीलिया, जो कि किसको हुआ था? ब्रिटेन की महारानी को हुआ था सबसे पहले, ठीक है। तो वो भी इसी के कारण होगा, ठीक है। जैसे मान लिया यदि रक्त का थक्का जम रहा है, मतलब कि ब्लड क्लोटिंग हो रही है और ज्यादा हो गई हमारी माइंड में, दिमाग की नस में हो गई या कहीं भी हो गई, ठीक है, तो वो क्या होगा? विटामिन के कारण होती है, थ्रोम्बोसाइट्स के कारण होती है, कैल्शियम के कारण, फाइब्रोनोजेन प्रोथ्रोम्बिन के कारण होती है। तो यदि माइंड के अंदर जम गया तो ये क्या होगा? अब हमने क्या करा, यदि इसी में अंदर जाके जम गया वो, तो इससे हो जाएगा हेमरेज, मतलब कि नसों का फटना, ठीक है। वो भी हानिकारक है हमारे लिए, जमना भी, ठीक है। यदि अब हमारी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? हेमरीन, और जो हेपरीन, तो हेपरीन पाया जाता है। तो हेपरीन क्या होगा? जो हमारे शरीर के अंदर रक्त जम रहा है, ठीक है, उसे जमने से रोकेगा, ठीक है। जब भी बोलते हैं हेमरीन क्या है हमारा? एंटी क्लोटिंग या फिर एंटी कोगुलेंट, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम रक्त का थक्का जमना। अब ये रक्त का थक्का जमता कैसे है, ठीक है, ये देखेंगे हम। मतलब कि रक्त का जो ब्लड क्लोटिंग है वो होती कैसे है। यदि बात करें हम ब्लड क्लोटिंग की, तो शरीर में जैसे मान लिया शरीर में किसी भी कहीं पे भी कट लग गया, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे रक्त निकलना स्टार्ट कर देगा। यदि वहां पे ब्लड क्लोटिंग नहीं हुई, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, तो वो क्या होगा? ब्लड निकलता रहेगा। तो यही काम क्या करता है? ये काम हमारे क्या करते हैं? जो हमारे अंदर प्रोटीन पाए जा रहे थे, ठीक है, फाइब्रोनोजीन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, ये क्या कर रहे हैं? ये रक्त के थक्के में जमने में क्या कर रहे हैं? हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि विटामिन के हो गया, कैल्शियम हो गया, ये भी मदद करते हैं, ठीक है। तो वो जो ऊपर जैसे कि मान लिया हमने कट देखा कोई, ये देखते हैं ये, ठीक है, तो 2 से 5 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा वहां पे, या जहां पे कहीं कट लगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद यदि हमारे अंदर रक्त का थक्का जम रहा है इजिली, तो क्या होगा? वो थोड़ी देर बाद ही वहां पे एक लेयर आ जाएगी पतली सी, ठीक है, खुरचन सी आ जाएगी, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? मतलब रक्त का थक्का जम गया। इसमें कितना टाइम लगता है? लगभग 2 से 5 मिनट लग जाती हैं रक्त का थक्का जमने में, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, मतलब कि रक्त के थक्के का 2 से 5 मिनट में जम जाना, ये क्या है? इसे बोलते हैं हम कैस्केड इफेक्ट, मतलब कि कैस्केड इफेक्ट या कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं इसे ही। मतलब कि अब बात करें हम रक्त का थक्का जमता कैसे है, ठीक है, तो उसमें क्या है? उसमें हमारा प्रोसीजर होगा पूरा। जैसे बात करें स्टार्टिंग में, तो जैसे मान लिया कहीं पे कट लग गया, ठीक है, तो क्या होगा? शरीर से रक्त बाहर आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जो हमारा ब्लड है वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा एयर के कांटेक्ट में, जिसके कारण
जो रक्त की उपस्थिति में, रक्त में जो उपस्थित वो है थ्रोम्बोसाइट, मतलब कि वो तो नाम है इसका साइंटिफिक नेम, तो जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद जो हमारा थ्रोम्बोसाइट्स है वो वायु के कांटेक्ट में आया और क्या बना दिया उसने, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ठीक है, फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, तो कैल्शियम के साथ क्रिया करके तो क्या बनाएगा, पहले तो ये प्रोथ्रोम्बिन, मतलब कि जो कि हम देख सकते हैं कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के कांटेक्ट में आके क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या बना देगा हमारा, ये बना देगा थ्रोम्बिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। उसके बाद यही थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित फाइब्रिनोजेन से क्रिया करके क्या बना देगा हमारा, फाइब्रिन बना देगा, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं क्या होगा, थ्रोम्बिन किसके साथ क्रिया करेगा, फिर तीसरे स्टेप में फाइब्रिनोजेन के साथ क्रिया करेगा और क्या बना देगा हमारा, ये बना देगा फाइब्रिन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे रक्त के थक्के जमने में। तो फाइब्रिन बन गया। फिर फाइब्रिन क्या है, फाइब्रिन के बाद जैसे मान लिया यही सेम चीज हुई, हमने फाइब्रिन बन गया। उसके बाद फाइब्रिन की रचना होगी, ये कैसा होता है, ये होता है जाली लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि जाली के समान होता है, जिसमें क्या होगा, जो हमारे रक्त के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो आरबीसी के पार्टिकल्स हैं, रेड ब्लड कार्पल्स हैं, उनके आकार थोड़ा बड़ा होता है। तो ये किसमें, ये जो फाइब्रिन बना है हमारा जाली लाइक स्ट्रक्चर बना है, तो उसके अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इनका आकार ज्यादा बड़ा होता है, सबसे बड़ा आकार डब्ल्यूबीसी का होता है। तो ये क्या होंगे, उसमें फंस जाएंगे। जैसे मान लिया हमने कोई जाली लगाई, जाली के अंदर क्या होंगे, जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो उसके अंदर फंस जाएंगे, और जो लिक्विड पार्टिकल है जैसे प्लाज्मा हो गया वो निकल जाएगा उससे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, थोड़ी छोटी छोटी पतली सी लेयर आ जाएगी। ठीक है, जहां पे भी हमारे चोट लगी होगी वहां पे छोटी सी लेयर आ जाएगी, कुछ देर बाद खुरचन सी आ जाएगी। ठीक है, तो यही क्या है, यही है हमारा रक्त का थक्का जमना। तो इसमें हमें क्या याद रखना, हमें याद रखना थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स वायु के कांटेक्ट में आएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद क्या बन जाएगा, पहले थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के कांटेक्ट में आके क्या बना देगा, थ्रोम्बिन बना देगा। फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर फाइब्रिन बन जाएगा, जाली लाइक स्ट्रक्चर। और वो जाली लाइक स्ट्रक्चर ही क्या होगी, रोकने में सहायक होगी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स को। ठीक है, तो ये क्या होगा, यही होगी हमारी ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, अब रक्त का थक्का जमता है, इसमें क्या क्या हेल्प करता है, एक तो विटामिन के, ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा हमारा थ्रोम्बोसाइट मतलब कि प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या आ जाएगा, मतलब कि कैल्शियम। उसके बाद चौथा क्या यूज हुआ इसके अंदर, प्रोटीन में भी कौन कौन से, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फिर उसके बाद बात करें नसों का फटना, इससे क्या क्या हो सकता है, यदि रक्त का थक्का ज्यादा जम रहा है तब तो हेमरेज की बीमारी हो सकती है। हेमरेज क्या है, नसों का फटना। ठीक है, विटामिन के कारण शरीर के अंदर यदि रक्त जमा हो जाता है तो इससे क्या होगा, शरीर के अंदर कहीं मतलब जो बड़ी बड़ी नसें हैं उनके अंदर जमा हुआ तो वहां पे फूल जाएगा। जैसे मान लिया डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो उसके टाइम पे क्या करता है, वो इंजेक्शन को हाथ में लेने के बाद उसमें तो कुछ पोर्शन निकाल देता है ताकि उसके अंदर जो एयर है, ठीक है, वो निकल जाए, उसके बाद लगाता है। यदि कभी कभी ऐसा नहीं कर पाता है तो तब हमारे जहां हमारे हाथ में लगाया है, ठीक है, वहां पे क्या हो जाती है, एक सूजन आ जाती है। ठीक है, तो वो तो सही हो जाएगा। लेकिन ब्रेन में यदि ऐसा यही काम ब्रेन में हो गया, क्लोटिंग हो गई, ठीक है, तो ये फिर हमारे लिए हानिकारक होता है। उसकी वजह से हमारे नसों का, दिमाग की नस फटने का खतरा आ जाता है, उसे बोलते हैं हम क्या, हेमरेज। यदि बात करें रक्त के अंदर जो हमारा ये जम नहीं पाता, मतलब ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती रक्त के अंदर, वो किसकी वजह से होती है, तो हमारे अंदर पाया जाता है हेपरिन, जिसे बोलते हैं हम एंटी क्लोटिंग या एंटी कॉग्नेट, जो कि यहाँ पे देख सकते हो हेपरिन, एंटी क्लोटिंग या एंटी कैगनेट नामक प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हेपरिन हमारा वायु के कांटेक्ट में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो ये निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण खून का थक्का बनना बंद हो जाता है। इसी की वजह से हमारी एक हीमोफीलिया बीमारी होती है, इसमें रक्त का थक्का ही नहीं बनता, मतलब कि एक बार कट लग गया तो रक्त निकलता जाएगा जब तक कि इंसान की डेथ ना हो जाए। ठीक है, ये एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, अनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, यदि बात करें इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को हुई थी सबसे पहले स्टार्टिंग में किसे हुआ था हीमोफीलिया की बीमारी, एलिजाबेथ प्रथम को, जो कि ब्रिटेन की महारानी है। उसके बाद बात करें हम प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या होगा, यदि प्लाज्मा के अंदर देखें हम तो प्लाज्मा ये एक तरीके से ये सारा का सारा लिक्विड है, मतलब कि प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब लगभग जैसे कि हमने देखा था कितने परसेंट है ये था हमारा 55 to 60% पाया जाता है। ठीक है, इसी के अंदर वो प्रोटीन पाए जाएंगे, फाइब्रोनोजीन भी और प्रोथ्रोम्बिन भी। ठीक है, तो प्लाज्मा रक्त का सबसे बड़ा पार्ट यही है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा लिक्विड पाया जाता है, 90% इसके अंदर क्या पाया जाएगा, पानी पाया जाएगा, तो सबसे बड़ा पार्ट प्लाज्मा है। उसके बाद बात करें इसके अंदर 90% क्या पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा, और जो 10% है उसके अंदर हमारे सॉल्ट मतलब लवण भी आ जाएंगे और एंजाइम्स भी आ जाएंगे। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी इसी के अंदर आ जाएंगे 10% के अंदर। ठीक है, प्लाज्मा में। ठीक है, यदि बात करें इसी में तो कोशिका अपने अपशिष्ट उत्पाद को ही प्लाज्मा में डालती है, मतलब कि कुछ भी जो भी हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जैसे मान लिया इस स्ट्रक्चर में हमने दिखाने की कोशिश की है, तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है, जैसे कि मान लिया हमारा 90% तो वाटर हो गया,
7 to 9% प्रोटीन हो गया, 1% लगभग शुगर हो गया, यूरिया 0.3%, उसके बाद 0.9% होता है सॉल्ट। तो ये है क्या कंपोजिशन किसकी, प्लाज्मा की, जो लिक्विड टाइप होता है, ठीक है। और जो क्या करेगा, हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनिजिन बन रहा है वो भी हमारा कहाँ से बन रहा है, प्लाज्मा से बन रहा है, ठीक है। तो उसमें भी हमें क्या देखेंगे, ये पूरा देखेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा हो गया। उसके बाद बात करें प्लाज्मा के कार्य, तो प्लाज्मा के कार्य क्या है, प्लाज्मा के मुख्य भूमिका पोषक तत्व, हार्मोन्स और प्रोटीन को शरीर के उन हिस्सों तक पहुंचाना है जिसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, ठीक है। अब यदि बात करें क्या हुआ प्लाज्मा का, प्लाज्मा की मुख्य भूमिका यही हुई कि जो जितने पोषक तत्व हैं या हार्मोन्स या प्रोटीन है शरीर के उन हिस्सों में पहुंचाना जिन्हें इनकी आवश्यकता है, ये काम प्लाज्मा का हो गया, ठीक है। बात करें रुधिर में पीएच मान को संतुलित करने का काम भी किसका है, मतलब कि जो ब्लड का जो पीएच वैल्यू है उसे भी बैलेंस रखने का काम किसका है, हमारा प्लाज्मा का। उसके बाद देखते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप के अंदर हम क्या क्या देखेंगे वो देख सकते हैं हम। तो ब्लड ग्रुप में क्या है, जैसे मान लिया ब्लड ग्रुप में क्या होगा, खोज किसने करी, कार्ल लैंडस्टीनर ने करी। जैसे कि रक्त परिसंचरण तंत्र देखा था हमने, विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। तो यदि बात करें मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य के अंदर लगभग 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुल रक्त समूह की बात करें, कुल ब्लड ग्रुप की बात करें तो 33 से ज्यादा है, ठीक है। यदि बात करें जो रक्त समूह की विभिन्नता है उसका कारण है आरबीसी में पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन। तो क्या पाया जाता है आरबीसी के अंदर, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। बाद में लैंडस्टीनर ने इसी का नाम दे दिया एंटीजन, ठीक है। तो जो एंटीजन के अकॉर्डिंग है, जिस टाइप का एंटीजन उस टाइप का ब्लड ग्रुप। जैसे मान लिया किसी के अंदर एंटीजन ए है तो एंटीजन ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हम देखेंगे, एंटीजन ये रहा, ठीक है। यदि एंटीजन ए है किसी के अंदर तो कैपिटल से डिनोट करते हैं एंटीजन को, ठीक है। तो एंटीजन ए यदि किसी के अंदर पाया जा रहा, एंटीजन ए, तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए। एंटीजन बी पाया जा रहा तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, बी। एंटीजन ए बी पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए बी। और यदि कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ, ठीक है। और यदि बात करें हम इसी के अंदर ब्लड ग्रुप की हो गई इसमें, तो यदि रक्त जो हमारा रक्त के प्लाज्मा में भी यदि जो प्रोटीन पाया जाता है, जैसे मान लिया इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, इसके अंदर पाया जा रहा है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ऐसी रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या रख दिया हमने बाद में जाके, एंटीबॉडी। तो वो क्या होगा, वो इस एंटीजन से लड़ने में हमारी क्या करेगा, सहायता करेगा, ठीक है। तो वो भी क्या आ जाएगा, वो भी हमें किसके अंदर देख लिया, ब्लड ग्रुप के अंदर देख लिया, ठीक है। ब्लड ग्रुप अब किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, ठीक है। माता का ये है, पिता का ये है, तो बच्चे का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ये हम देखेंगे आगे। सबसे पहले उससे पहले जानते हैं आरएच फैक्टर क्या है। यदि बात करें आरएच फैक्टर की तो इसकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो आरएच की फुल फॉर्म क्या है, आरएच का मतलब है रीसस, जो कि रीसस नाम का एक मंकी था जिसपे इसकी क्या की थी, खोज की गई थी, ठीक है। तो आरएच यदि मान लिया, जैसे कि हम बात करें बायोलॉजी के अंदर, तो बायोलॉजी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कोविड-19 पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव, कोविड नेगेटिव, मतलब जिसके अंदर कोविड का वायरस है वो कोविड पॉजिटिव, जिसके पास नहीं है वो कोविड नेगेटिव। इसका मतलब उपस्थिति और अनुपस्थिति को डिनोट करता है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होना, ठीक है। मतलब कि एक विशेष प्रकार का एंटीजन है, ठीक है, जो पहले रीसस नामक बंदर में खोजा गया था, ठीक। किसने खोजा था, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने, ठीक है। भारत में ये वाला यदि बात करें, भारत में 95% लोगों में RH पॉजिटिव पाया जाता है, मतलब कि ये RH पॉजिटिव है। 95% जो लोग हैं भारत के वो RH पॉजिटिव है। यदि बात करें इसमें एक कंडीशन आती है, जैसे मान लिया RH पॉजिटिव है, यदि किसी के अंदर उपस्थित है तो जैसे हमने देख लिया इनके अंदर पाया जाएगा। यदि बात करें कोई RH पॉजिटिव है, मान लिया एक RH पॉजिटिव है, एक RH नेगेटिव है, दो, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। तो यदि इनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद जो इनका पहला बच्चा होगा उसकी तो प्रोबेबिलिटी है कि वो जी जाएगा, लेकिन उसके बाद जितने भी बच्चे होंगे वो सारे क्या होंगे, उन सारे की तुरंत क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस, ये जो बीमारी है इसे बोलते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस। मतलब कि यदि पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है, माता का RH नेगेटिव है, ठीक है। इस स्थिति में यदि पहली संतान होगी उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बाद की जितनी भी संतान होंगी उनकी क्या हो जाएगी, वो सारी की सारी या तो मृत पैदा होंगी या फिर तुरंत होते ही उनकी क्या हो जाएगी, तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो ये फैक्टर इस वजह से कंसीडर करना थोड़ा ज्यादा रिस्की है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम RH पॉजिटिव देख लिया, RH नेगेटिव देख लिया। उसके बाद बात करें एक ब्लड ग्रुप है हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। वैसे तो ये
इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप का हमने कहाँ पे यूज देखा, यदि इसकी बात करें हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप की, तो ये 1952 में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी खोज की बात करें तो खोज की थी हमारी इसकी 1952 में वाईजी बेंडे ने। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है ये 40 लाख लोगों में, ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, मतलब 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर तीनों एंटीजन पाए जाएंगे, एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन एच। सॉरी यहाँ पे ओ मेंशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन एच, ना कि ओ। यहाँ पे ओ नहीं, यहाँ पे एंटीजन एच आएगा। ठीक है, ये तीनों एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ हुई थी सबसे पहले, कहाँ देखा गया था, बॉम्बे में, तो इसी के नाम पे इसे क्या बोलते हैं हम, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी देख लिया हमने इसके अंदर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं यूनिवर्सल डोनर। बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ये जब भी इस टॉपिक से बनता है मैक्सिमम चांस रहते हैं कि यही क्वेश्चन बन पाता है। तो क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिप्टर, मतलब कि जो हमारा दाता है और हमारा क्या होगा प्राप्तकर्ता, दोनों ही आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब देखो सर्वदाता और सर्वग्राही। अब यदि इसके अंदर देखें सबसे पहले ओ, तो ओ किस किस को ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो ओ किसको दे सकता है, जैसा कि हम देख सकते हैं ओ को दे सकता है, ओ ए को दे सकता है, ओ बी को दे सकता है, ओ ए बी को दे सकता है। इसी वजह से ओ क्या है हमारा सर्वदाता। ओ के अंदर भी रेयर ब्लड ग्रुप जो ओ नेगेटिव है वो है हमारा क्या, सर्वदाता, ये याद रखना। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है वरना। ठीक है, सर्वदाता। यदि बात करें उसके बाद नेक्स्ट ए को दे सकता है या फिर हमारा किसको दे देगा, ए बी को। ठीक है, उसके बाद बी की बात करें तो बी को देगा या फिर ए बी को देगा। ठीक है, ए बी की बात करें तो ए बी खाली ए बी को देगा। यदि बात करें हम यहां से ए बी पे सारी लाइन आ गई, मतलब कि ए बी को ओ ने भी दिया, ए बी को ए ने भी दिया, ए बी को बी ने भी दिया, ए बी को ए बी ने भी दिया, मतलब कि इसने सबसे रिसीव किया। तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिवर्सल रिसिप्टर है, मतलब कि जो हमारा ए बी है, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, तो ये होगा हमारा सर्वग्राही, और जो ओ नेगेटिव है वो होगा हमारा सर्वदाता। तो कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता है, कौन सा ब्लड सर्वग्राही है, वो हमने देख लिया। ठीक है, अब इनका प्रोसेस देखें। जैसे मान लिया माता पिता है, माता पिता के रखते हैं, माता का ओ, पिता का ए, तो बच्चों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो ओ होगा या फिर ए होगा। ठीक है, यदि बात करें माता का ब्लड ग्रुप ओ के साथ कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होंगी, चलो वो आगे देखेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं, हम ये देख चुके हैं एंटीजन क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लिया हमें पहचान करनी है, मान लिया ब्लड हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ब्लड किसके ऊपर, मान लिया हमने शीशे के ऊपर डाल लिया, ग्लास के ऊपर डाल लिया, उसके बाद थोड़ा और उसे क्या कर लिया, थिन कर लिया। उसके बाद माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे, यदि वो कैसा दिखाई दे रहा है, वो ट्राइंगल शेप में दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल शेप, जैसे कि मान लिया यहाँ है, खाली फेस लिखते हैं, मान लिया यही देखते हैं, ये है। ये पहचान कैसे करेंगे ब्लड ग्रुप की, जैसे मान लिया ये है, इसके अंदर ये मान लिया ए ब्लड ग्रुप है, ए। ठीक है, तो इसके अंदर कैसी शेप बनी हुई होगी, इसके बाहर ऐसी शेप बनी हुई होगी, तो ये है ए टाइप की शेप बन रही है ना, ट्राइंगल शेप, इसका मतलब ये है ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप। यदि इसी के अंदर ये बी होता तो बी की शेप कैसी होगी, बी की शेप भी देख लो। यदि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बी की शेप कुछ इस तरीके से दिखेगी। बी कैसा है, बी एक कर्वेचर टाइप है ना, तो इसकी शेप भी कैसी होगी देखने में, कर्वेचर टाइप, मतलब कि कुछ इस तरीके से ये। और जिसमें दोनों हैं वो मतलब ए बी है, और जिसके अंदर एक और एक्स्ट्रा आ गई, मतलब एक और शेप आ गई, मतलब कि एक तरीके से चपटी शेप, मतलब कि एक तरीके से ट्राइंग, एक सेकंड, यदि शेप हमारी कुछ ऐसी है इस टाइप की। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये है आर एच फैक्टर, जो हमारा आर एच फैक्टर वाला आर एच ब्लड ग्रुप था रिसेस वाला, उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं एक रेक्टेंगल टाइप, ट्राइंगल टाइप ए, जो कर्वेचर टाइप है वो बी, और कुछ भी नहीं होगा जिस पे, तो इसका मतलब वो क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो ओ के अंदर कोई किसी भी टाइप का जो हमारा एंटीजन है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें हम इसी में आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल शेप हो गया। ठीक है, और एक कर्वेचर टाइप हो गया, एक में दोनों हो गया तो वो ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब यदि बात करें एंटीजन, एंटीजन के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी क्या होगी। यदि ए ब्लड ग्रुप है तो इसका एंटीजन क्या पाया जाएगा, ए एंटीजन पाया जाएगा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, हमारा जो एंटीबॉडी है जो कि प्लाज्मा के अंदर पाई जाएंगी, जो जैसा कि हम देख चुके, जो हमारा जो इम्यूनिटी है, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कहां से आएगी, प्लाज्मा से। प्लाज्मा क्या जनरेट करेगा, एंटीबॉडी जनरेट करेगा। तो एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी देख सकते हैं ये होगा स्मॉल बी, मतलब कि एंटीबॉडी बी। और जो हमारा ब्लड ग्रुप एंटीजन बी है उसके अंदर पाई जाएगी हमारी एंटीबॉडी ए, सॉरी
एंटीबॉडी ए, स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ठीक है। और यदि बात करें जब ब्लड ग्रुप ए बी पाया जाएगा तो उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। यदि बात करें ब्लड ग्रुप ओ की तो उसके अंदर एंटीबॉडी ए भी पाई जा सकती है और एंटीबॉडी बी भी पाई जा सकती है, ये हम देख लिया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करें हम, ये क्या होता है जो हम देखते हैं कि जो प्रकुंचन है मतलब कि सिस्टोलिक और हमारा अनुस्थलन मतलब कि डायस्टोलिक, मतलब कि देखते हैं ना नॉर्मल है कि ब्लड बीपी बढ़ रहा है बीपी घट रहा है, वो देखते हैं। तो जब 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 निलय फैलता है, ठीक है, या रक्त हृदय में जाता है, मतलब जो हमारा ब्लड है वो हार्ट के पास जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, हार्ट से ऑर्गन तक पहुंचाना है, तो इसका मतलब प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि 120 mm ऑफ Hg तो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब जो ऊपर दिखाया जाता है, हम बोलते हैं ना 120/80 है नॉर्मल है ब्लड प्रेशर, तो कोई ज्यादा कम नहीं है, तो वो उसका कहने का तात्पर्य यही है कि सिस्टोलिक वाली जो लिमिट है वो हमारी क्या है, वो है हमारी 120, ठीक है, होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल हमारी 120 mm ऑफ Hg, और जो नीचे वाली है डायस्टोलिक वो 80 mm ऑफ Hg, ये नॉर्मल है। लेकिन यदि यही हमारा बढ़ के क्या हो गया, ये बढ़ के हो गया हमारा यहाँ पे हो गया 140 और यहाँ हो गया 90, तो ये mmOHg में ही होगा ब्लड प्रेशर, तो इसे बोलते हैं हम हाइपरटेंशन, मतलब कि बीपी हाई हो गया, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब कि जैसे मान लिया इसी में ही यदि ये लो हो गया, बीपी लो हो गया, मतलब कि हाइपोटेंशन, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, इसका मतलब हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर हाई, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर लो, ठीक है। तो लो की कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल कितना होता है 120, इसका मतलब 120 से भी क्या हो जाएगा कम, तो 120 से कम हो गया 90 हो गया, और 80 होता है नॉर्मल नीचे वाला डायस्टोलिक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 60। तो mmOHg में होगा, क्योंकि mmOHg क्या होती है, यूनिट, मात्रक होती है किसकी, प्रेशर की। जैसे बार होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल्स, मेगा पास्कल्स, ये भी किसकी यूनिट है, प्रेशर की, दाब की यूनिट है। ऐसे ये भी क्या है, ये भी मात्रक है किसका, दाब का, mmOHg, mm ऑफ वाटर, ये भी यूनिट है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, mmOHg, मरकरी, ठीक है। यदि बात करें बीपी लो की, तो इसे ये जो बीपी हाई बीपी लो होता है तो अब तो डिजिटल आ रहे हैं स्फिग्मोमीटर, लेकिन पहले जो यूज करते थे, आजकल भी डॉक्टर यूज करते हैं इसका, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं स्फिग्मोमीटर, ठीक है। तो इस स्फिग्मोमीटर यंत्र के द्वारा क्या किया जाता है, बीपी लो है या हाई है ये क्या किया जाता है, चेक